है जब तक आप नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे तो एंगल डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था और देखा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आया तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो शिफ्ट कर गया। टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट किया तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाया होगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं एंगल आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लोग ने क्या देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसका हमने देखा n sin i इज इक्वल टू कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। उसी को कहते हैं हम लोग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको इंडस स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, गाइड और मोटिवेशनल स्पीकर ऋतुराज रंजन। स्टूडेंट्स, आज न्यू सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आज का जो न्यू सेशन होगा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। न्यू सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, है ना। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछली लेक्चर्स में हमने क्या किया था। तो स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर और ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी उसके बारे में या उसके डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट उससे पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे फिजिक्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स जरूरी होता है, जैसे फिजिक्स जो है ना वो डिपेंड होता है रोजमर्रा का जो जिंदगी होता है ना उससे बहुत ज्यादा मिला जुला होता है। एवरी स्टेप जब आप लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड होता है। उसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में उसके पहले एक चीज बताइएगा आप। घर में बकेट है, सिक्का को बकेट में रखते हैं और पानी जब फिल करते हैं उसमें, तो आप गौर करते होंगे, है ना, कि सिक्का जो है, कॉइन जो है, जो बकेट में आपने रखा है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है, कभी सोचा था आपने? ठीक है। दूसरा, जब आप पेंसिल को वाटर से भरे बकेट में रखते हैं तो पेंसिल आपको सीधा न दिख के टिल्टेड दिखता है ना। इस तरह से आप चीजों को, कभी कभी खाली बकेट में भी आप पानी भर के देखना, है ना, खाली बकेट में भी आप सिर्फ पानी भर के देखना, तो देखना कि जो बॉटम है ना बकेट का वो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? तो आज के इस सेशन में आपको इसी का जवाब मिलेगा, है ना। तो बने रहिए और चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन जो होता है नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। बट यहां पे भी वही चीज है, थोड़ा सा उसको एनलार्ज करें हैं हम, है ना। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है। यहां से आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट, इंसिडेंट लाइट आता है ना, इंसिडेंट लाइट, और वो उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट मैंने आपको बताया है पीछे लेक्चर्स में कि स्टूडेंट्स, जब सम ऑफ द लाइट, है ना, इंटर कर जाता है दूसरे मीडियम में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कभी कभी पॉन्ड में देखोगे आप, जहां थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो उसके नीचे कंकड़ देख पाते हो, मछली छोटी मोटी वो देख पाते हो। क्यों ऐसा होता है? तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सम ऑफ द लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है, और कुछ लाइट क्या है उस मीडियम में इंटर कर जाता है और इमेज जो है हमारे आंख पे बनता है, तो वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड वाटर, है ना, एक लिमिट तक। इस तरह से होता है। तो यहां पे भी वही चीज है, सेम चीज, कि यहां पे देखिए इंसिडेंट लाइट है ये, है ना, इंसिडेंट लाइट आया, ये है आपका रेयर मीडियम, ये क्या है, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक। तो रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट यहां आया और इसी को क्या बोलेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। इंसिडेंट लाइट आया और ये नॉर्मल है आपके पास, तो नॉर्मल से जब पता है आपको कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में
जब रे ऑफ लाइट जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो शिफ्ट कर जाता है ना। जैसे आप एक लेमन की तरह एग्जांपल समझो कि अपने माता पिता को मान लो नॉर्मल, तो आप खुद बताओ कि जब आपको पैसे की जरूरत होती है ना, तो आप पापा मम्मी के पास रहते हो, और जैसे ही मिलती है पैसा मिल गया आपको तो आप फ्रेंड के साथ सीधे निकल जाते हो घूमने, करते हो ऐसा? हम लोग भी करते थे, तो ऐसा करते हो आप लोग, है ना। तो वही चीज है यहां भी कि जैसे रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, रेयर मीडियम से आया, बहुत सारे पैसे थे इसके पास, है ना, तो नहीं पूछता था, नॉर्मल से दूरी बना करके चला, है ना। बट जब डेंसर मीडियम आया, मतलब मान लो कि मुश्किल आया, तो पैसे का जरूरत पड़ा, तो कहां आया? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर गया ना, कहां? माता पिता की तरफ शिफ्ट कर गया, या जो बड़े हैं आपके, जो आपको पैसे देते हैं, उनके तरफ शिफ्ट कर गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो चीजों को, है ना। तो रे ऑफ लाइट जब आया, इंसिडेंट हुआ यहां पे, और जब ये दूसरे मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर गया, है ना। तो इंसिडेंट लाइट जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब यहां के बाद ये मीडियम बदल गया, डेंसर मीडियम आ गया, है ना। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है? रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर गया, तो वो भी नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि बिना एंगल बनाए चला जाएगा, आपको पता है। और एंगल कैसे डिसाइड होता है? जब तक आप नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे तो एंगल डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था और देखा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आया तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो शिफ्ट कर गया, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट किया तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाया होगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं एंगल आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, बार बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, ये चीज। और एक चीज जैसे ये रे ऑफ लाइट आया, है ना, रे ऑफ लाइट आकर के ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर गया जब डेंसर मीडियम में आया। तो अब बात करते हैं कि रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुआ? बेंड हुआ ना, तो देखिए बेंड इसलिए होता है कि रेयर मीडियम में पार्टिकल्स जो होता है ना वो दूर दूर होता है, ठीक। तो लाइट को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे पैसे बहुत हैं आपके पास, जब मिल जाते हैं पापा मम्मी से तो आप बाहर निकल जाते हो ना, उसी तरीके से कि यहां पे क्या हो गया कि रे ऑफ लाइट आया ना, तो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, तेजी से रे ऑफ लाइट आया, नॉर्मल से उसको कोई मतलब नहीं है ना। बट जब डेंसर मीडियम में आया तो डेंसर मीडियम में क्या हुआ कि पार्टिकल्स क्या है, पास पास हैं, तो इनको क्या हुआ, रे ऑफ लाइट को इसको दिक्कत होने लगी, है ना, दिक्कत होने लगा। तो ये अपना क्या किया, चेंज किया, किसको? पाथ को चेंज किया। तो जब पाथ चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट पे भी तो असर पड़ेगा ना। जब पाथ चेंज होगा तो किस पे असर पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट पे। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, ठीक। जैसे एक चीज, एक एग्जांपल और समझो आप। मैंने आपको बोला कि रनिंग करना है, साथ में हम लोग निकले दौड़ने के लिए, खाली जगह था, आराम से दौड़े, है ना, तेज। बट जब क्राउडेड रीजन आ गया, है ना, जब क्राउडेड आ गया जगह, तो आपको और हमको दिक्कत होने लगी रनिंग करने में, है ना। तो हमें तो जहां पहुंचना है, मान लीजिए डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, तो हमने क्या किया, पाथ को चेंज किया ना, तभी तो मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंचूंगा, क्योंकि भीड़ भाड़ है। अगर पाथ चेंज नहीं करूंगा तो सीधे जाऊंगा तो टकरा जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, पाथ को चेंज किया। और जब पाथ चेंज हुआ तो पाथ चेंज करते समय स्पीड ऑफ लाइट पे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। उसी तरीके से ये है, ठीक। तो अब देखिए, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। देखिए, द फेनोमेनन, घटना या क्रिया, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट के बदलाव में एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते समय जब होता है, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप खुद डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए क्या है, फेनोमेनन ऑफ चेंज इन, फेनोमेनन घटना, चेंज इन किस में, द पाथ, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट,
चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट या पाथ ऑफ लाइट कह दीजिए। क्यों? क्योंकि पाथ जब चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, अभी तो समझाया आपको। तो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग, जाते हुए, कहां से कहां। पाथ कब चेंज करता है? जब एक मीडियम से, अभी बात नहीं कर रहा हूं रेयर टू डेंसर, है ना, हो सकता है मैं डेंसर से भी रेयर जाऊं, तो पाथ तो चेंज होगा ना। इसीलिए यहां लिखा है फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ, है ना, चेंज इन द पाथ इन गोइंग, पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग, जाते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, समझ में आया? ये है। और मेन चीज देखिए इसको आप मार्क कर लेंगे, है ना। मेन कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन होता क्यों है? लाइट बेंड क्यों कर जाता है? क्यों? अभी बताया कि स्पीड ऑफ लाइट पे असर पड़ता है, पाथ चेंज होता है। तो एक मीडियम से हम लोग दौड़ रहे थे, खाली जगह था, तेजी से सीधे दौड़े, बट भीड़ भाड़ आया तो अपने पाथ को चेंज किए, तो क्या चेंज हो गया? स्पीड चेंज हुआ ना। तो मेन कॉज क्या हो सकता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? पढ़िए, मेन कॉज क्या हो सकता है? मेन कॉज यही हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज होना। मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? मेन कारण क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होना? है, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना है मेन कारण। ठीक, तो यहां पे क्या है? इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है क्या? एक मीडियम से एक मीडियम में। अगर मैं पाथ स्पीड ऑफ लाइट को कहूं एयर से ही एयर जाने में, तो क्या चेंज होगा? तो कहोगे नहीं होगा सर। इसलिए यहां पे क्लियर हो जाता है कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जब पाथ चेंज होता है लाइट का, जिससे उसके स्पीड पे फर्क पड़ता है या उसका स्पीड चेंज होता है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड इन अदर वे यू कैन ऑल्सो से दैट कि दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो बेंड कर जाता है। हां, अब बात आती है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये भी मैं आपको बताया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब एक चीज और समझिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको आप क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट। इसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट। गेट इट? और ये क्या होता है? जहां पे इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल करता हो, मीट करता हो, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ। पॉइंट ऑफ क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन का लॉज क्या क्या है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको पता है कि लॉज जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखा था आपने कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट है, ऑल आर लाई ऑन द इन द सेम प्लेन। एक रूल था, है ना, ये था ना एक रूल। दूसरा आप सोचो, दूसरा बहुत ही इजी था। क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये पहला था। दूसरा में वो था जो बताया अभी आपको। तो ये दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के, है ना। तो इसी तरीके से आपको दो लॉज होंगे रिफ्रैक्शन के, है ना। बस अंतर ये है कि वो सेम मीडियम था, यहां पे
दो डिफरेंट मीडियम है, एक अगर रेयर है तो दूसरा डेंसर होगा, अगर एक डेंसर है तो दूसरा रेयर होगा। इस तरह से टू मीडियम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज में। ठीक, चलिए अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, इंसिडेंट रे मतलब कहने का क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था ना, एक रूल सेम यहां होगा, है ना। देखिए क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड वहां रिफ्लेक्टेड रे होता था, यहां रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन में होता था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, बट यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना। एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से समझ लीजिए, चाहे यहां भी समझ लीजिए। ऐसे कुछ डायग्राम बनाया आपने, ये आपका नॉर्मल ऐसे हुआ, तो ये लाइट ऐसे आया, अब ये ऐसे हो गया, इंसिडेंट लाइट आया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ये मीडियम मान लीजिए कि N1 है और ये इसको N2 मान लीजिए, है ना, इसी तरीके का। तो देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहां पे लाई कर रहा है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते थे ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन या ऑन द सेम प्लेन, तो यही डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या आपके लिए मुश्किल है, नहीं है। नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, है ना, इंटरफेस जहां पे मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है दो मीडिया, है ना, ये एक नीचे का मीडिया हो गया, एक ये ऊपर का मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, वहीं पे मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो वहां पे जब तीनों लाई करता हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक लॉज हो गया इसका। अब दूसरा लॉज क्या कहता है, देखिए प्रोडक्ट होता है ना। दूसरा लॉज जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, है ना, इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो और साइन एंगल के साथ, है ना। वही लिखा प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल के साथ जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, है ना, एक मीडियम में एक पॉइंट पे वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन ऑफ एंगल आई है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन लेना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि कांस्टेंट होता है। दिस इज द सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, उसी का डायग्राम यहां बनाया हुआ है, ये देखिए, है ना, ये N1 ये N2, N1 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, N2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, N साइन आई, N क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। N जो है ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में भी हमने बहुत चर्चा की है पिछले लेक्चर्स में। N साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होता है, डेफिनेशन से आया है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, अगर हम इसको रेयरर मीडियम मान लें और इसको डेंसर, इसको हम कहते हैं रेयरर और इसको कहते हैं हम डेंसर। ठीक, तो एयर के लिए क्या होना चाहिए, अगर सेकंड लॉज के अनुसार एयर के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एयर के लिए आपका होगा कि सर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम 1 का है, रेयरर का यानी कि एयर का, तो N1 लिखेंगे। प्रोडक्ट किसके साथ होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या कहता है
लॉज, सेकेंड लॉज इज कांस्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एंगल, साइन एंगल, एंगल ऑफ साइन, है ना, साइन का जो एंगल है इंसिडेंस का, है ना, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट। तो उसी को कांस्टेंट को हमने मान लिया है के, और इक्वेशन 1। सेकंड का हम बात करते हैं डेंसर मीडियम में, उसको हम N2 माने हैं, सेकंड मीडियम है, ठीक। तो N2 इंटू सेकेंड लॉज के अनुसार अगर लिखेंगे आप तो N2 इंटू साइन आई। अब पूछोगे सर साइन आई क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बात कर रहा है ना, यहां तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, आएगा ना सवाल 1 में। तो देखो ये इसलिए ऐसा लिया गया है कि अगर देखा जाए इस मीडियम में तो ये लाइट अगर कहीं से आ रहा है, मान लो दूसरे मीडियम से आ रहा है ना, ये तो पहले यहां से आया, पहले यहां से आया ना, यहां से आया फिर ये इधर गया तो आप रिफ्रैक्टेड कर रहे हो। अगर मान लो इधर से चला जाता इधर की ओर, तो इधर से अगर जाएगा, है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे N2 के जगह साइन R लिया गया है। मीडियम 2 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, मीडियम 2 में N2 है, तो एंगल R जो हो गया वो एंगल I की तरह हो गया, यहां पे साइन एंगल, देखिए वहां लिखा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यहां पे N2 साइन R हो गया, ठीक। तो अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, जब दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, है ना, तो जब इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन R, यही मिलेगा ना, इक्वेट करके देख लो। तो हमने क्या किया, साइन आई अपॉन साइन आर नीचे कर दिया, तो N2 अपॉन N1। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक चीज कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, पढ़ें कैसे, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए यहां पे मेन कंसेप्ट इसका ये था, ये वाला, कि सर ये तो डेफिनेशन के लॉस के अनुसार कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो ये आया ना, तो इसी के तरह अगर मान लो कोई और ब्लॉक दे दे, यहां पे अगर ऐसा कुछ और लिख दे, यहां पे और कोई दे दिया, ये ग्लास स्लैब टाइप का दे दिया, तो ये फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये क्या होगा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, N2 के लिए फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्रैक्टेड राइट ही हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए यहां पे एंगल साइन R लिया गया, ठीक, समझ में आया आपको, ये है कंसेप्ट, ठीक है। इक्वेट कर लिए तो आपके पास ये मिल गया, है ना। तो इसी को देखो, यही चीज जो है ना, इसको आप आगे में कैसे लिखोगे देखना, साइन आई अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या हो गया है, N2 N1 जो होता है ना, ये देखना N2 N1 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये कांस्टेंट टर्म होगा। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये फिक्स्ड है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होता है वो वही रहेगा, फिक्स्ड है, कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू बदलेगा नहीं। अगर मैं आपको दे दूं एयर का तो आप कहोगे सर इतना होता है, अगर मैं कह दूं डायमंड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, इस तरह से आप कह दोगे। तो ये क्या होता है, एक तरह से कांस्टेंट होता है, और इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 1, ठीक। और यही तो होता है आपका, यही तो होता है आपका क्या, पूछोगे कहोगे सर क्या होता है, तो बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, होता है स्नेल्स लॉ, है ना, ठीक, समझ में आया।
दो लॉज हम लोग देख लिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया क्या करता है, लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड हम लोग ने क्या देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसका हमने देखा n sin i इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर उसी को हमने एक प्रोसेस से समझा, मैथमेटिकली हमने करके देखा कैसे कांस्टेंट होता है, तो हमने पाया कि साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कांस्टेंट है, विच इज अ स्नेल्स लॉ। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्नेल्स लॉ के बारे में देखते हैं। देखिए साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है ना। चलिए अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। स्नेल्स लॉ होता क्या है, यहां पे आप देख करके डेफिनेशन बता सकते हैं कि सर द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, उसी को कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना, इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यही है ना। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को उस तरफ यूज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए साइन r जो है ना उसको इस तरफ भेजेंगे, है ना, समझिएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है यहां पे। देखिए ये साइन i इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन r, ये कहना गलत तो नहीं होगा, है ना। क्या कि हम साइन i को यहां रखे, साइन r को वहां भेज दिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या होने वाला, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो भी बदलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मान लीजिए कि यहां पे अगर साइन r का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये दिया है कि चलो 10 होता है वैल्यू, मान लेते हैं, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यानी कि कांस्टेंट दिया है, इसका n2 अपॉन n1 है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, n2 अपॉन n1, देखिए ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होगा n2 अपॉन n1, क्योंकि फिक्स्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अगर कांस्टेंट टर्म मान लीजिए कि ये दोनों n2 अपॉन n1 का वैल्यू जो है वो 2.5 दे दिया, 2 दे दिया, मान लीजिए 2, तो आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन r होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, ये n2 अपॉन n1, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होता है, जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यहां पे हमने दिया है। तो आप इसका क्या कह देंगे, 20, है ना। अगर मान लीजिए कि इसका अगर 1 दे दे और इसका 30 दे दे, है ना, 30, तो क्या आप कर लेंगे, यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 30। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये है मतलब इसका। तो इस तरह से होता है। और मान लीजिए कि एक ऐसा डायग्राम हो, ऐसा हो, और ये ऐसे आया यहां से और ये ऐसे, ठीक, समझिएगा एक चीज थोड़ा सा है, ये अगर मान लीजिए कि आपका दे दे यहां पे 30 दे दे, यहां पे 20 दे दे, और ये n2 है और ये n1 है, ऐसा कुछ n1 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ ऑफ मीडियम 1 का, वो मान लीजिए कि आपको 2.5 दे देता है ना, पूछता है n2 फाइंड आउट करो, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो आप कहोगे सर मुझे पता है साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू क्या होता है, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, यही होगा ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन i अपॉन साइन r, देखिए दिया हुआ है ना, तो साइन 30 ये लिख दोगे, ये साइन
20 इस तरह से लिख दोगे आप, इज इक्वल टू N2 दिया है तो आप कहोगे नहीं सर N1 दिया है, तो N1 N2 अपॉन N1, तो N2 यहां हो जाएगा और N1 के जगह पे 2.5 इस तरह से। अब क्या करोगे आप, वैल्यू करके यू कैन फाइंड N2। समझे? ये चीज बताने का क्या मतलब था कि देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस रेशियो उनका, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलते हैं साइन आई और साइन आर को, तो ये बोलते हैं एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, है ना, टू एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का क्या है रेशियो, तो क्या होगा कांस्टेंट, उसी को हम क्या कहेंगे स्नेल्स लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलेंगे स्नेल्स लॉ। इसलिए उस समय मैंने आपको बोल दिया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यही तो स्नेल्स लॉ होता है ना, और आपने देख भी लिया यहां पे। और उसमें हमने क्या किया कि इस चीज को समझा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, साइन आई साइन आर को उधर में भेज दिया तो साइन आई इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट इनटू साइन आर। अगर कोई कांस्टेंट का वैल्यू दे दे, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ N2 अपॉन N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो वो टर्म N2 अपॉन N1 दे देगा। तो मैंने कहा कि मान लो कि 2 गिवन है और साइन आर गिवन है, तो साइन आई यू विल हैव टू फाइंड आउट, तो आप कहोगे सर 20, है ना। फिर इसी तरह से साइन आर अगर 30 दिया रहे और कांस्टेंट 1 दिया रहे तो साइन आई क्या हो जाएगा 30, तो वैल्यू पुट कर करके आप निकालोगे। और इस तरह से अगर कोई दे दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 20 डिग्री है, और N1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का वैल्यू 2.5 है, देन फाइंड आउट द N2, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो आपको फॉर्मूला पता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो साइन 30 है ना अपॉन साइन 20 इज इक्वल टू N2 अपॉन 2.5 N1 का वैल्यू, देन यू विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। तो ये चीज है। तो बच्चों देखिए आज के लेक्चर्स में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल चीज को सीखा, और मैं जैसा कि आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेली यूज में क्या होता है कि आप बकेट में पानी लेते हो, पेंसिल रखते हो, टिल्टेड दिखता है, क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। लाइट को जाना था सीधा, लाइट को जाना था किधर सीधा, उसी को मैं बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वही बताया था कि टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट को जाना था सीधा, बट लाइट क्या कर गया बेंड कर गया, और जब बेंड कर गया दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिविएशन फ्रॉम द पाथ, है ना, चेंज कर जाता है पाथ, तो इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ लाइट में। तो हमने ये चीज देखा, है ना, तो इस चीज का भी आपको जवाब इस लेक्चर में मिल गया, है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए, एज यू कैन प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो भी नए बच्चे हो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और वहां पे लेक्चर्स को एक इंटीग्रेटेड अरेंज वे में पढ़िए और यहां तक आइए, देन आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने रेयर, मीडियम और डेंसर की बात की, जब ग्लास स्लैब में आएगा तो देखते हैं क्या होता है, कितने मीडियम आते हैं उसमें, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।